ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो विषय है वो है भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा पार्ट। अपने आप में यूनिक पार्ट है। एक तरीके से कहें तो एक चुनौती दी गई भारतीयों को कि आप एक संविधान लिखने की कोशिश करें। साइमन कमीशन का जब लोगों ने विरोध किया तो भारत सचिव उस समय जो थे बर्कनहेड, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप ऐसा करो, एक ऐसे संविधान का निर्माण करो जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। इस चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। समिति ने अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब यह प्रतिवेदन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। लेकिन बर्कनहेड ने जो चुनौती दी थी भारतीयों को, कांग्रेस को, वो चुनौती ये थी कि ये सभी गुटों और दलों को मान्य हो। लेकिन विडंबना देखिए कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अमान्य कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और इसके एवज में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की गई मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय बना कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। कब रखी गई? ये रखी गई सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तब रखी गई। इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भाई अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है 1929 में लाहौर में? तो ये जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? नए स्वीकृत स्वाधीनता के लिए तिरंगे झंडे को रावी नदी के किनारे बड़े उत्तेजनामय वातावरण में फहराया। और अधिवेशन में क्या हुआ? अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रभात फेरी निकाली गई, सभाएं हुई तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अब आप समझो कि आप देखते हो कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, जबकि संविधान पहले बनकर 1949 में रेडी हो गया था। क्लियर हुई ना बात? तो उसका रीजन ये है कि एक डेट हमने चुनी थी आज़ादी मनाने की, और वो आज़ादी की डेट थी 26 जनवरी। हर साल सेलिब्रेट करेंगे। कब? ये डेट हमने चुनी थी जब हम आज़ाद नहीं थे। अब चूंकि आज़ादी हमको अंग्रेज़ों ने दी और उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार, यानी भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो अब चूंकि हमने पहली बार आज़ादी कब सेलिब्रेट की थी, यानी 26 जनवरी 1930 को, तो यह डेट हमारे लिए अस्मरणीय रही। अस्मरणीय क्यों रही? अविस्मरणीय क्यों रही? इसलिए रही क्योंकि पहली बार हमने 26 जनवरी को आज़ादी के लिए तिरंगे झंडे को लहराया था। तो ये डेट हम मिस न करें, इसीलिए हमने क्या किया, अपना जो संविधान बनके रेडी हो गया था नवंबर महीने में ही, हमने डिले किया 2 महीने आगे चल कर के 26 जनवरी को अडॉप्ट किया। उसका मेन रीज़न यही था कि ये वाली डेट जो है, जो ये डेट आप देख रहे हैं, ये 26 जनवरी, ये हमको किसी तरह से एक्वायर हो जाए, क्योंकि भाई अब ये महत्वपूर्ण डेट थी हमारे लिए।
महत्वपूर्ण डेट इसलिए थी क्योंकि पहली बार हमने रावी नदी के तट पर इसी दिन तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया। अब विडंबना ये हो गई कि आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, तो ये डेट तो भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंस थी, और इस इम्पोर्टेंट डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अंगीकृत किया, ताकि ये डेट हर साल हमको सेलिब्रेशन के रूप में मिलती रहे, एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते रहे। अगला जो टॉपिक आता है, अब आप समझ देखो कि ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब गांधी जी ने कहा कि अभी तक हम असहयोग कर रहे थे, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, हम उस समय स्वराज की मांग कर रहे थे और हम कह रहे थे कि आपके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका हम पालन करेंगे। ये असहयोग आंदोलन की विचारधारा थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में विचारधारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। गांधी जी ने कहा भैया अब हम स्वराज नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और अभी हम कानून का समर्थन करते थे ना आपके, अब हम कानून का समर्थन नहीं, कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को तोड़ेंगे। और इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो एक की पॉइंट कह सकते हैं वो थी गांधी जी की दांडी यात्रा। आप सोचो कि साबरमती आश्रम से और 385 किलोमीटर दूर 24 दिन की यात्रा, 240 मील कह लें, है ना। इसको महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया। अब दांडी क्या था? उस समय सबसे बड़ा एक कानून था अंग्रेजों का कि आप नमक अपने लिए भी नहीं बना सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो समुद्र तटों के किनारे रहते हैं वो अपने लिए भी नमक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वो नमक क्या करेंगे? वो नमक सरकारी डिपो से उन्हें खरीदना पड़ेगा। जब उन्हें नमक सरकारी डिपो से खरीदना पड़ेगा तो नमक किस रेट में मिलेगा? अरे भाई नमक उसी रेट में मिलेगा जिस रेट में गवर्नमेंट बेचना चाहेगी। तो इससे क्या होता था? नमक का एकाधिकार सरकार के पास था। गांधी जी ने कहा चूंकि नमक एक आवश्यकता है इसलिए इस पर किसी का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने ये कहा कि भाई ये जो विशेषाधिकार आपका है वो समाप्त हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले नमक का जो कानून है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग क्या कह लें 78% के साथ उन्होंने नमक आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई और दांडी यात्रा प्रारंभ की साबरमती नदी से। इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति गुजरात और उसके बाद फिर राजस्थान से सम्मिलित थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। और इस दांडी की ऐतिहासिक यात्रा जो है वो साबरमती गुजरात से शुरू हो करके और गुजरात में ही एक ज़िला है नवसारी ज़िला जहाँ दांडी पड़ता था वहाँ पर ख़त्म होनी थी। और ये समुद्र तटीय क्षेत्र था, दांडी एक समुद्र तटीय क्षेत्र था जहाँ पर ये यात्रा समाप्त होनी थी। वहीं पर गांधी जी क्या किए? एक मुट्ठी नमक उठाया और अंग्रेजों के नमक के कानून को तोड़ दिया। दांडी यात्रा पर जब गांधी जी निकले तो उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी शामिल था। दांडी यात्रा में एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी शामिल था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। किसी भी वनडे एग्जाम में हो, आपके बोर्ड के पेपर में हो, वन लाइनर एग्जाम में हो,
अमेरिकी पत्रकार का नाम अक्सर पूछा जाता है। अभी देखिए इसमें एक और पत्रकार का नाम हमको दिखेगा कहीं पर, तो वो धर्सना वाले कांड में दिखेगा आपको। धर्सना वाले कांड में बेब मिलर यही, और एक पत्रकार और हैं लुई फिशर, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। ये क्वेश्चन पिछली बार 2022 में पीजीटी की पेपर में पूछा गया था। हिस्ट्री के पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो इंटर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पेपर में आया था कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी थी, तो वो है लुई फिशर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मेरा उद्देश्य इतना है इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने का कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो आपका गलत ना होने पाए। अब आप सोचो कि महात्मा गांधी ने नमक ही क्यों चूज किया। भाई जनता को एक करने के लिए महात्मा गांधी का जो टॉपिक था वो था नमक, नॉन नहीं भाई, नमक। तो उस नमक को ही गांधी जी ने क्यों चुना, और कोई टॉपिक क्यों नहीं चुना? कर टॉपिक क्यों नहीं चुना? भू राजस्व क्यों नहीं चुना? विदेशी वस्त्र क्यों नहीं चुने? विदेशी वस्तुएं क्यों नहीं चुनी? नमक का ही चुनाव क्यों किया उन्होंने? इसका रीजन ये है कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो गांव के घुरहू और 5 स्टार में खाने वाला सबसे अमीर आदमी, सबको नमक की ज़रूरत होती है। एक गांव का गरीब आदमी, शहर का गरीब आदमी, आम आदमी नमक रोटी से काम चला लेता है। तो नमक एक ऐसी आवश्यकता है जो बॉटम से लेकर के टॉप तक सबको इसकी ज़रूरत थी। महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन शुरू किया तो सिर्फ लोग यही जानते थे कि गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया है, तो हमको उनको सपोर्ट करना है। अब ये नमक आंदोलन क्या है, ये नमक कानून क्या है, इसके विषय में किसी भी आम आदमी को कोई जानकारी नहीं थी। आप देखो कि इस नमक कानून ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया। नमक कानून ने क्या किया? पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। आगे देखते हैं इसमें, दांडी यात्रा करते समय गांधी जी ने क्या कहा? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये जो शक्ति के विरुद्ध अधिकार, शक्ति कौन? अंग्रेज, अधिकार कौन? भारतीय। यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई में मैं इस पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, सहानुभूति चाहता हूं, सबकी मैं सबका मैं समर्थन चाहता हूं। दांडी यात्रा अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में ये मिल सकता है आपको। दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो, मरते दम तक, मरते दम तक लड़ो, अंत तक लड़ो, जब तक प्राण है तब तक लड़ो। 24 दिन में 385 किलोमीटर की यात्रा के बाद अंत में 6 अप्रैल 1930 को वो दिन आ गया। कौन सा दिन? जब गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। एक मुट्ठी नमक गांधी जी ने उठाया और कहा भैया आज से नमक आंदोलन, नमक कानून खत्म, अब हम खुद नमक बनाएंगे, आपके डिपो से हम कोई नमक अब नहीं लेने वाले हैं। क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब गांधी जी की जो ये यात्रा थी साबरमती से दांडी तक, इसका वर्णन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, मतलब एक भव्यता के साथ उसका वर्णन किया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी की जो दांडी यात्रा थी ना, वो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान के समान थी और मुसोलिनी के रोम के मार्च के समान थी।
नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस का अभियान था और मुसोलिनी का रोम मार्च था, उससे तुलना महात्मा गांधी के इस यात्रा से कर दी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई गांधी जी कोई आम आदमी नहीं थे। गांधी जी जैसा व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सबसे नीचे तबके के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। समाज में जो सबसे नीचे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया था। इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता, किसी को होना भी नहीं चाहिए। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं किसी के साथ हो सकती हैं, कोई अपना व्यक्तिगत विचार भले महात्मा गांधी के साथ कैसा रखता हो, लेकिन एक छात्र, एक अध्यापक और एक देशवासी होने के नाते हर व्यक्ति को गांधी जी के विचारों का, गांधी जी के कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। आप सोचो कि एक बैरिस्टर जिसका पूरा खानदान अमीरी में पला हो, बाबा और पिता दोनों दीवान, उसके लिए पैसे की क्या वैल्यू है भाई? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने समाज को जोड़ने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने माही नदी पार की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी भी वनडे एग्जाम में भी आ सकता है कि ये केवल बोर्ड के लिए ही नहीं है। किसी भी वनडे एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पुट कर दिए जाते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय किस नदी को पार किया था? तो वो नदी थी माही नदी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? भाई हम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य ये था कि नमक कानून का ही हम उल्लंघन करेंगे। नमक कानून तोड़ दिया गांधी जी ने। भाई नमक कानून क्या था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, चाहे उस अगर समुद्र के किनारे ही क्यों ना हो। तो गांधी जी ने क्या किया? एक मुट्ठी नमक उठाई और कहा भैया आज से हमने नमक बनाना शुरू कर दिया, और नमक का कानून अंग्रेजों का टूट गया। दूसरा क्या काम किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में था शामिल शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन। ये काम महिलाओं को सौंपा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि महिलाएं चूंकि लंबी यात्रा नहीं कर सकती हैं, इसलिए इतना सहयोग करें कि जो विदेशी वस्तुओं के दुकान हैं और जो शराब के मैखाने हैं उस पर क्या करें? धरना दें और कहें आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, इस मधुशाला पर आएं और धरना प्रदर्शन दें। महात्मा गांधी ने महिलाओं से कहा कि आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, मधुशाला पे आइए और धरना प्रदर्शन दीजिए, ताकि लोग यहाँ पर कम से कम आए। और क्या किया इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में? और क्या शामिल था? तो भू राजस्व व करों की अदायगी पर भी महात्मा गांधी ने कहा भैया रोक दो, कर ना दो, बनने सबका कर ना दो, भू राजस्व बिल्कुल ना दो, ये सब बिल्कुल हाँ आपके जड़ को ही काटने पे लगे हैं। तो अंग्रेज तो कालिदासों वाला काम करते थे। कालिदास की कहानी सुनी ना, जिस पेड़ पे बैठा उसी डाल को, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। अंग्रेज भी यही करते थे। भाई अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, तो भारत की जनता अगर खुशहाल नहीं रहेगी, भारत की जनता अगर गरीब होती जाएगी, तो ये क्या करेंगे? टैक्स तो यहीं से ले रहे हैं ये, लेकिन ये इनको नहीं समझ में आता था। सरकारी कर्मचारी और बच्चों से कहा गया, स्टूडेंट्स, कि यदि आप स्कूल छोड़ना चाहें तो छोड़ें, और सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या करें? अपने पद का त्याग करें। आप नौकरी में रहकर भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दे करके, राजस्व की करों पर अदायगी ना कर करके, और क्या कहा भैया?
हर घर में चरखा और सूत कातो, काहे काटो, स्वदेशी का प्रचार करो। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। तब से देखिए स्वदेशी का प्रचार हो रहा है। हर घर में चरखा कातें व सूत बनाएं। क्यों? क्योंकि अब हमें अंग्रेजों के वस्त्रों पर डिपेंड नहीं रहना, हमें खुद अपने वस्त्र बनाने हैं। जब गांधी जी ने देखा कि हमारे देश की जनता इतनी गरीब है कि उसको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, राशन खाने के लिए नहीं है। एक मूवी मैंने देखी थी, मदर इंडिया। अब देखो ज़बरदस्त भाई, देश के ऊपर तो ज़बरदस्त मूवी है कि उसमें दिखाया गया है कि भारत की गरीबी कैसे है ना। उस मूवी का एक गीत है और वो बहुत इंस्पायर करता है लोगों को। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो उस समय भारतीयों का जीवन कैसा था? एक जहर के समान हो गया था। वो उस जहर को घुट घुट के पी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन परिस्थितियों से क्या किया? लड़ाई लड़ी और हमको आज एक ऐसे माहौल में हम पहुंच गए हैं जहां से स्वतंत्रता की गुणगान कर सकते हैं, आज़ादी से सांस ले सकते हैं, मतलब फुली फ्रीडम। ये किसकी देन है? ये इन्हीं क्रांतिकारियों की देन है। चाहे वो गांधी जी हों, लाला लाजपत राय हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, मतलब एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी सी लिस्ट है। हमारे जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे उनके सम्मान में। उन शहीदों के सम्मान में हमारे शब्द क्या हैं? वो कम पड़ जाएंगे। और क्या कहा गया? स्थानीय नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग देंगे। भाई गांधी जी का मेन उद्देश्य ही था सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने कहा कि जो भी लोग हैं स्थानीय नेता, अगर हम गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? सहयोग बना के रखेंगे, अहिंसा का सहयोग, हिंसा नहीं होने देंगे। अब इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसके पहले महात्मा गांधी और इरविन के बीच कुछ वार्तालाप हुआ और महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इरविन महोदय, अगर आप चाहें तो हम आंदोलन स्थगित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आंदोलन क्या करें? स्थगित कर दें, हमारा आपका एक समझौता हो जाए। इरविन टेढ़ा आदमी, लेकिन है अधनंगा फकीर, इससे मैं समझौता करूंगा? इरविन को गांधी के पावर की समझ नहीं थी। समझ इसलिए नहीं थी क्योंकि कभी हमको लगता है इरविन साउथ अफ्रीका नहीं गए होंगे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अकेले डंका बजा दिया था, अंग्रेजों की पोल पट्टी खोल दी थी। वहाँ से वो सीख करके आए थे सत्याग्रह। आगे देखते हैं। तो समझौते का प्रयास गांधी जी ने किया। गांधी जी का मानना था कि पहले जो अगला व्यक्ति है जिसके खिलाफ हम कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं उसको पहले एक बार इत्तला करो भाई, उसको बताओ कि हम आपके खिलाफ ये काम करने जा रहे हैं। अगर मेरा शत्रु ही क्यों है तो हम पहले बता दें कि भैया फला डेट को हम आपको कूटने आ रहे हैं, होशियार रहना, है ना। अपने दाएं बाएं वालों को बुला लेना, मैं आऊँगा और कूटूँगा तुम्हें। कहने का मतलब ये है कि पहले अगले को सूचित करके ही कोई काम करो। गांधी जी की ये मुख्य विशेषता थी ये। तो उन्होंने सबसे पहले इरविन से कहा कि भाई हम ये आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरी जो ये कुछ मांगे हैं उसको आप मान लीजिए, तो हम आंदोलन स्थगित कर देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। इरविन टेढ़ा आदमी, वे नहीं माने। गांधी जी ने फिर प्रयास किया लेकिन उसका रिजल्ट शून्य आया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र पुनः लिखा, लेकिन उस पत्र पर गांधी जी ने मतलब इरविन ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसके सचिव ने ध्यान दिया और कहा कि जो गांधी जी चाहते हैं वह उचित नहीं है। इरविन ने नहीं इसका जवाब दिया, बल्कि इरविन के सचिव ने, कि जो गांधी जी चाहते हैं वह उचित नहीं है और गांधी जी ऐसा गलत कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा अच्छा भाई,
हमारे खाओ हमें गरियाओ। बताता हूँ अभी। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगे रखी थी। 11 मांगों में क्या थी? कुछ मांगे तो उद्योगपतियों से थी, कुछ मांगे किसानों से संबंधित थी और कुछ मांगे खुद सरकार से संबंधित थी। गांधी जी ने कहा कि जो सैन्य खर्च है उसको 50% कम किया जाए और जो सैन्य खर्च 50% कम किया जाए वो पैसा भारतीयों के यूज में लाया जाए, देश के विकास में खर्च किया जाए। इरविन कहे नहीं ना हो पाएगा, हम आपके 11 सूत्रीय मांग को खारिज कर देते हैं। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले हैं, तो भैया अब इस पत्थर को हम क्या करेंगे? आप ही के ऊपर चलाएंगे, है ना। क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे घरे ढेला ना बहावें, नहीं तो दूसरे घरे ढेला बहाइए तो समझ लो फिर शीशा का घर का हुई। अगला जब रिवर्स गियर मारी तब शीशा टूटी ना। हाँ, तो सेम कंडीशन यहाँ पर इरविन की भी होने वाली है। अभी देखिएगा, अभी हाथ पैर जोड़ के समझौता करेंगे। गांधी इरविन समझौता मार्च में, अभी जैसे ही देखिएगा मार्च में क्या घटना घटने वाली है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में हमको क्या मिला? पत्थर मिला। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में स्प्रेड हो गया, बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया भाई। जैसे कोरोना महामारी वायरल हुई थी ना, वैसे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मात्रा से संबंधित आंदोलन तेजी के साथ फैला। अंग्रेज के हाथ पांव फूलने लगे। खैर, बिहार में यह आंदोलन का प्रसार तेजी के साथ बढ़ा। अब बिहार में कोई समुद्र तट तो था नहीं, तो वहाँ पर चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ और छपरा जेल के कैदियों ने आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगे होकर के, नंगे न्यूड मोड में आकर के जेल में हड़ताल कर दी वहाँ के कैदियों ने। सरकार के तो हाथ पांव फूलने लगे कि ये क्या बला आ गई यार। आगे देखिए, आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही? महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना। नमक बनाया, महिलाओं ने नमक बनाया तथा शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन जारी रखा। नमक कहाँ बनाया? मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र में जो ग्रामीण महिलाएं थी उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। शहरों में ज़्यादातर ऊंची जात तथा गांवों में संपन्न किसानों की परिवार की महिलाओं ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। एक घटना बहुत विकट घट गई भाई, और वो था धर्सना कांड। गुजरात में 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं ने धर्सना में एक सरकारी नमक गोदाम था, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। जो भाई चलो नमक है, कब्जा कर लो, लूट लो। लेकिन वो लोग निहत्थे थे, कुछ ले नहीं गए थे अपने हाथ में। पुलिस ने बड़ी निर्ममता से आंदोलनकारियों को पीटा। धर्साना कांड के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि जब धर्सना कांड हुआ तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। इसका मतलब कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने लिखा कि धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मतलब पुलिस इतनी बर्बर हो गई, इतनी बर्बरता के साथ हमारे क्रांतिकारियों को पीटा, इन सविनय अवज्ञा के आंदोलनकारियों को पीटा जो निहत्थे थे। उस पर बेब मिलर ने यह लिखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पूर्ण स्वराज। इस आंदोलन में कानून का उल्लंघन मुख्य लक्ष्य था। अब कानून का उल्लंघन मुख्य लक्ष्य था। असहयोग में क्या था? हम सिर्फ सहयोग नहीं करेंगे और लेकिन कानून का उल्लंघन भी नहीं करेंगे।
सहयोग नहीं करेंगे और कानून का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। इसमें क्या हो गया, इसमें तो डायरेक्ट कानून का उल्लंघन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नमक का कानून तोड़ा ना महात्मा गांधी ने जी। अब सबने अवज्ञा आंदोलन की अपनी कुछ बाउंड्रीज थी, अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, अपनी कुछ सीमाएं थी। वो क्या थी, अनुसूचित जनजाति की भागीदारी इसमें ना के बराबर थी। क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो संस्था थी वो सवर्णों की संस्था थी, उसमें उच्च जाति के लोग और पढ़े लिखे लोग ही सम्मिलित थे। तो जब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़ने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने आम पब्लिक को भी जोड़ने का प्रयास किया। तो कुछ लिमिटेशंस थी सविनय अवज्ञा की सीमाओं की, जिसमें क्या हुआ, इनकी अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कम से कम रही, ना के बराबर रही। मुस्लिम संगठनों द्वारा भी सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखा। उसका रीजन ये था कि कांग्रेस 1920 के दशक में हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी, जिससे दोनों समुदाय के मध्य संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। तो अगर इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कंसाइज कर लें, एक समरी तैयार कर लें, तो उसमें मेन जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो गांधी जी की दांडी यात्रा है बस। बाकी तो ये सब ऐसे हल्का फुल्का है। ये तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन जब आया तब इसका लोगों ने जब विरोध किया तो बर्कनहेड भारत सचिव ने कहा कि आपको सिर्फ विरोध करना ही आता है और आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग एक ऐसा सर्वमान्य संविधान बना के लाइए जो हिंदू और मुसलमान दोनों को मान्य हो। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट को जो 1928 में आई उसको अमान्य कर दिया। तो इस तरीके से बर्कनहेड चूंकि इस चीज़ को जानते थे, क्या जानते थे कि भाई हिंदू और मुसलमान तो अलग अलग हैं, क्योंकि अब तो वो समय आ गया है कि जब मुस्लिम लीग अपने चरम पर है। 1916 में एक बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ में आई थी। कहाँ पे, लखनऊ सम्मेलन जब हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में, तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। और इतना ही नहीं, 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें जूता चप्पल चल गया नरम दल और गरम दल के बीच, वहाँ पर कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यानी जो नरम दल था वो अलग और गरम दल अलग। किसी ने उस आंदोलन में तो इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि कहीं से एक मराठी चप्पल आया और वो फिरोज शाह मेहता के गाल पे लगते हुए जाकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी के गोद में गिर गया। वो जो मराठी नुकीला चप्पल आया सूरत अधिवेशन में, वो फिरोज शाह मेहता के गाल को टच करता हुआ जाके जी एस.एन. बनर्जी के गोद में गिरा। तो इस तरीके से वहाँ पर गरम दल और नरम दल बिल्कुल एकदम फुल फेज में आ गए थे, लड़ाई के मूड में थे। वहाँ भी दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। तो उनका भी मिलन 1916 में ही हुआ। कांग्रेस में पुनः नरम दल और गरम दल मिला 1916 में। कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्वराज की मांग, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सबसे पहली बार लखनऊ अधिवेशन में किसने कहा था भाई, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर अब देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार देश में स्वतंत्रता आंदोलन की मतलब स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा कंप्लीट की, कानून का नमक तोड़ दिया, नमक के कानून का उल्लंघन किया। फिर उसके बाद ये आंदोलन बिहार में तेज़ी के साथ फैला। चौकीदारी कर को ना देने का विरोध किया गया कि चौकीदारी कर हम लोग नहीं देंगे। धरसना कांड आप देख ही रहे हैं। सरोजनी नायडू 21 मई 1930, इमाम साहब गांधी जी के पुत्र मणिलाल, इनके नेतृत्व में एक बड़ा कांड हो गया। उस समय गांधी जी अरवदा जेल में थे। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने क्या लिखा जानते हैं,
आज तक जीवन में इतनी बीभत्स घटना मैंने नहीं देखी। पुलिस ने क्या किया, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया और अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी ये देखते हैं। पहला क्या था कि अनुसूचित जात और जनजात की भागीदारी इसमें ना के बराबर रही। साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रहा, क्योंकि अब मुस्लिम लीग एक अपने नए विचारधारा में आ रहा था। वो चाह रहा था कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये कीड़ा चल रहा था, कीड़ा काट रहा था कि हमारा एक अलग देश ही हो। अभी आप देखोगे मोहम्मद इकबाल जिसने क्या लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, है ना, वी शैल ओवरकम, ये सब किसकी रचना है, हम होंगे कामयाब, ये इन्हीं की रचना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, है ना। तो ये इन्हीं इकबाल साहब की रचना है। तो सबसे पहले जो एक अलग से मुस्लिम कंट्री का जो कंसेप्ट दिया वो मोहम्मद इकबाल साहब ने ही दिया था। रहमत अली ने तो बाद में पाकिस्तान नामक शहर, मतलब पाकिस्तान देश का कंसेप्ट दे दिया, उसने नाम दे दिया रहमत अली, है ना। उसने एक पत्र निकाला, नॉट नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसमें एक देश का कंसेप्ट दिया और कहा कि हमारे देश का क्या नाम होना चाहिए, पाकिस्तान। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही कॉपी है और इसके आगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो हुए, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और लोगों को कहें, लोगों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। और ख़ास करके हाई स्कूल के ऐसे बच्चे जो बोर्ड की पेपर देने वाले हैं, उनके लिए तो एक रामबाण है ये। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर पुश करें, जिससे जैसे भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आप तक ईजी पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक तो ज़रूर और कमेंट और शेयर, है ना। तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। धन्यवाद।